तो जो है लास्ट क्लास में हमने रिवीजन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया था। आज उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो साथ साथ में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है, द एसेसरी डक्ट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ, मतलब कौन कौन सी एसेसरी डक्ट हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो आपको पता है डक्ट कौन कौन सी होती हैं, रेटी टेस्टिस होती है, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, एपिडिडाइमिस और यूरेथ्रा। तो क्या क्या भैया, एपिडिडाइमिस प्रोस्टेट, गलत बात है, प्रोस्टेट डक्ट नहीं होता है। रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल डक्ट नहीं होता है, ग्लैंड है। वासा डिफरेंशिया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड गलत है, तो एक ऑप्शन सही है, रेटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस आर द डक्ट। आ गया कॉल, जरूरी था आना क्योंकि अभी जस्ट शुरू किया था ना। ऐसा होता नहीं है, मतलब मोस्टली ऐसे ही हो जाता है, जब शुरू करो तभी आता है कॉल। तो अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास भैया अगला क्वेश्चन आता है, वास्ट डिफरेंस रिसीव द डेप्थ ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म, यानी वास्ट डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिल जाती है तो क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। कौन सी डक्ट बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट। अगर आया याद हो तो वास्ट डिफरेंस ऐसे आ रहा था और यहां से कौन होता है, सेमिनल वेसिकल। जब ये कनेक्ट होता है तो इसके बाद इस ट्यूब का नाम क्या पड़ जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट पड़ जाता है। कह रहा था सेल इन द टेस्टिस व्हिच न्यूरिश द डेवलपिंग जर्म सेल, उसे क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। लेडिक सेल जो होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है महाराज, मेल एंड्रोजन। द शुगर व्हिच द सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, कौन सा शुगर होता है, फ्रक्टोज शुगर होता है। कितने बढ़िया से तुम लोग पढ़ के आए हो, सुक्रोज। तो मैंने तो बहुत कुछ बताया है, तुम लोगों को कितना याद है ये दिख रहा है तुम लोगों को, क्या होता है, फ्रक्टोज है। अब कौन से जमाने में पढ़ोगे भाई साहब, मतलब कार्ड पे लिख के देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। शांत रहो, मैं सुक्रोज कुछ लोग बोल रहे थे उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, इनविटेशन कार्ड पे लिख के देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मैच द आइटम कॉलम ए विद दोज कॉलम बी, यानी कॉलम ए और बी को हमें मैच करना है। तो अच्छा, दोनों में से कह रहा मैच द आइटम ऑफ द कॉलम ए विद द कॉलम बी, ऑप्शन कहां है, अच्छा करेक्ट मैच कौन सा ये देखना है, ठीक है ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस तो गलत बात है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस गलत बात है, एक्सटर्नल जेनिटलिया एपिडाइमिस गलत बात है, डक्ट सिस्टम में प्रोस्टेट, हाँ मैच करना है महाराज, वही वही तो कह रहा हूँ, ये मैच करना है, इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे, हमें डायरेक्टली मैच करके बताना है, ठीक है ना। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सा है भाई, ए का 4 से मैच कर जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस से मैच कर जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस से मैच कर जाएगा और डक्ट सिस्टम एपिडाइमिस से मैच कर जाएगा। क्लियर है ना, वही कह रहा हूँ कि सब गलत आ गए। इसका हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी इधर है ना शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां तो सब लोग देख रहे होंगे आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा भाई यार, ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है, टू मेंटेन द टेम्परेचर, कितना कितना टेम्परेचर कम, तो टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद अच्छा ऐसा क्यों चाहिए, बिकॉज लो टेम्परेचर क्या होता है, इसेंशियल होता है, बिकॉज लो टेम्परेचर is essential for formation
मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। मुझे भी प्रॉपर आंसर चाहिए होंगे टेस्ट में, ये नहीं ऐसे कुछ भी एक लाइन में लिख के छोड़ दिया, सही से पढ़ा नहीं था। और अगर ये शब्द मुझे सुनाई दिया टेस्ट वाले दिन या टेस्ट के अगले दिन, तो फिर जो है डंडा इस्तेमाल किया जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहा है नेम द पाउच इन विच, कहाँ होते हैं, स्क्रोटम इज द पाउच इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट, टेस्टिस आर प्रेजेंट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, लिडिक सेल होता है। तो लिडिक सेल क्या करती है भैया, मेल एंड्रोजन बनाती हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करती हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इंटरस्टिशियल सेल also known as Leydig cell located in interstitial space, interstitial space of seminiferous tubule produces या प्रोड्यूस मेल एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन क्या बनाते हैं, मेल एंड्रोजन बनाते हैं। और मेल एंड्रोजन क्यों चाहिए, विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्यों चाहिए होता है, एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। या फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा ऐसे लिख दो, एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड है या डक्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए भी ये जरूरी होता है। क्लियर है बात। फिर आगे यही था ना, ठीक, ठीक है। हाँ, अब अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट द 4 डिफरेंट ह्यूमन मेल एसेसरी डक्ट, मतलब 4 अलग अलग डक्ट का नाम बताना है। तो 4 अलग अलग डक्ट कौन कौन सा है, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, उसका वास डिफरेंस, उसके बाद एक और लिख सकते हो इपिडिडाइमिस, मतलब पहले ही होती है तो बाद में लिख दिया मैंने इपिडिडाइमिस। उसके अलावा आप लिखना चाहो इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वास डिफरेंस एंड वासा इफ्रेंसिया। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं किसकी, वास डिफरेंस की, तो वास डिफरेंस एंड वासा इफ्रेंसिया दोनों ही डक्ट हैं, लेकिन वासा इफ्रेंसिया कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। अगर हम बात करें वासा इफ्रेंसिया, तो वासा इफ्रेंसिया में क्या बताओगे, फाइन थ्रेड लाइक ducts
इनसाइड द टेस्टिस, उसे हम क्या बोलते हैं, वासा इफरेंसिया बोलते हैं। जबकि अगर आप वास डिफरेंस की बात करोगे तो वास डिफरेंस क्या है, ये कहां से शुरू होता है, एपिडिडाइमिस के बाद से शुरू होगा और लूप करेगा कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाता हुआ कहां तक जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट तक, ठीक है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस के पास से स्टार्ट होगा एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। अच्छा, ये जो होती हैं बच्चे, ये कैसी होती हैं, सीलिएटेड होती हैं, इसमें सीलिया नहीं होगी, नो सीलिया प्रेजेंट। क्लियर है, हाँ चलो आगे। कहाँ चला गया, इधर। उसके बाद भैया हमारे पास अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डक्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पूरे डक्ट सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है। तो अब डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि सारे डक्ट के बारे में मुझे बताना है। जैसे अगर हम बात करें, सारे डक्ट का नाम लिख दिया, जैसे क्या क्या है आपका, रेटी टेस्टिस है, उसके बारे में बता दिया, उसके बाद वासा इफरेंसिया है, फिर एपिडिडाइमिस है, उसके बाद जो है वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस के बाद आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है, सबके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है बता दिया। जैसे अब क्वेश्चन लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसी को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग सारी के सारे डक्ट कहां से होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। कह रहा है डक्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा इफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है जो लिखी हुई है यहाँ पर। तो आपको पता है रेटी टेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। तो वासा इफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस व्हिच लोकेटेड अलोंग पोस्टीरियर साइड ऑफ द, या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। मतलब सिंपल शब्दों में, जो रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब आप ये भी बोल सकते हो, जो कैसे बनता है, जब आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उसकी सारी के सारी डक्ट कंबाइन करते हैं तो बनता है। और जो रेटी टेस्टिस होता है वो ओपन होता है किसके अंदर, वास इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू वासा इफरेंसिया, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका कह रहा है एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस एक डक्ट है जो कहां मिलेगा, पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस। ये सारी बातें सीखें। कह रहा था एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू द वास डिफरेंस दैट असेंड, असेंड का मतलब ऊपर जाना होता है, into the abdominal cavity and loop over the urinary bladder and receive the duct from the seminal vesicle to form ejaculatory duct। तो सिंपल शब्दों में, स्टार्ट कहां से हुई वास डिफरेंस, वास डिफरेंस स्टार्ट कहां से करती है, एपिडिडाइमिस के बाद से, उसके बाद ऊपर जाएगी, नहीं असेंड करेगी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लूप बनाते हुए कहां से, यूरिनरी ब्लैडर से लूप बनाते हुए कहां आएगी, सेमाइनल वेसिकल तक आएगी। सेमाइनल वेसिकल के साथ ये ज्वाइन होने के बाद कौन सी डक्ट बनाई जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहां होगी, प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट के थ्रू, और कहां ओपन होगी, यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा इसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रोस्टेट का सिक्रीशन और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करती है, रिसीव करती है, और यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों ही क्या होते हैं, पास होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली सारा यही कुछ लिखो, कंपलसरी थोड़ी है। आपने, हाँ जैसे कि आपने लाइन लिखा के साइड, हाँ, तो ऐसे एरो की फॉर्म में लाइन लिखा के उनके बारे में आप चाहो कि पहले देखो, आप चाहो तो सारे डक्ट्स का पहले ऑर्डर लिख दो, पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, उसके बाद पॉइंट्स के फॉर्म में सारी बातें लिख दो कि रेटी टेस्ट के बारे में जो आपको पता है वो लिखो, वास डिफरेंस के बारे में लिखो, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में लिखो, एपिडिडाइमिस के बारे में लिखो, जो इन्फॉर्मेशन पता है आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते चले जाओ। क्लियर बात है, क्योंकि जब आपको कह रहा होगा कि मैंने ऐसे फ्लो में लिखाया और फिर यहीं लिखते चला गया हूँ। नहीं, हाँ मैं मान लो आपने ये वाला लिखवाया था, ऑर्डर लिखवाया ना, हाँ, तो ऑर्डर लाइन पहले ऐसे लिख दिया यहाँ पे हाँ, एरो बना के, फिर फर्स्ट के बारे में, हाँ तो वही कह रहा हूँ, फिर इसके बारे में कौन लिख दिया ऐसे। तो हेडिंग डाल के नहीं लिखना है आपको, मैं कह रहा हूँ सीधा पॉइंट्स लिखते चले जाओ ना, क्योंकि आप रेटी टेस्टिस के बारे में कितना लिखोगे महाराज, एक डक्ट ही तो है, हेडिंग क्यों डालना उसको। तो एक आपने ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर लिखने के बाद पहला पॉइंट रेटी टेस्टिस के बारे में है, दूसरा पॉइंट वास डिफरेंस के बारे में, ये पॉइंट मतलब वासा इफरेंसिया के बारे में है, अगला पॉइंट एपिडिडाइमिस के बारे में है,
तो एक एक पॉइंट्स लिखते चले जाओ, क्योंकि हेडिंग डाल के लिखने लगोगे तो फिर इतना डाटा नहीं है ना कि इतना अवेलेबल है। क्लियर है बात? होने को तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये है कि हमें जो एनसीईआरटी में दिया है मोस्टली वही तो रहना है, हम बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये है, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो, ज्यादा बेहतर है। अब इसका हमारे पास अगला आता है ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द 4 एसेसरी डक्ट इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो कोई 4 डक्ट है उनके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम है किसका? टेस्टिस का। इसमें आपको कौन कौन से डक्ट दिख रही हैं? एक तो रेटिस दिखेगी, दूसरा वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। कैसे आप बनाना चाहो तो आराम से बन सकता है डायग्राम, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, आप जो कुछ नहीं करना है, कंपार्टमेंट्स बना देने हैं। ठीक, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको क्या बनाना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मैं इसे साइड में बना ले रहा हूं। पेंसिल आपके पास यूज करना, ठीक है ना। इसको ले जाके यहां फिट करना है। कम से कम 2 या 3, ऐसा आपको पता है 1 से 3 होता है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 आप यहां फिट कर सकते हो। नया बन जाता है। हाँ, इतने में नहीं बन जाता, बना के देखना तो पता चल जाएगा। ठीक है, वो ऐसे लाइन कैसे भी खींच देना ना रैंडम, उसे डायग्राम बनाना नहीं कहते हैं। अब देखना ध्यान से, जब ये हो गया ना, आपको पता है यहाँ पे बीच में पूरा जो है नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? नेटवर्क बनता है ट्यूब का। बीच में क्या बनता है? पूरा ट्यूब का नेटवर्क बनेगा। इसको ऐसे ज्वाइन करना है, ये ना हो कि ओपनिंग क्लोज हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ बीच में, अब आपको पता है पूरा नेटवर्क आप कैसे बनाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोटे छोटे से गोले बना लेने हैं। समझ रहे हो ना? और जब ऐसे बना लिए तो मतलब मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि कलाकारी जो है वो यही है कि आप इन गोलों को ऐसे इधर से यहां लगा दिया, फिर कॉपी करके इधर लगा दिया, कॉपी करके कुछ ऐसे इधर लगा दिया। ठीक, और एक आध दो ऐसे कॉपी करके यहाँ बीच में ऐसे फिट, एक आध दो ऐसे यहाँ बीच में फिट हो गया, एक आध दो इधर फिट हो गया। अब देखो ऐसे, ठीक, पूरा नेटवर्क बन गया। अब इस नेटवर्क से हमें पतली पतली सी ट्यूब निकालनी है, तो यहां से और यहां से ऐसे करके पतली पतली सी ब्रांचेस। ठीक, और ये क्या बन गई? एपिडिडाइमिस बैक साइड में क्या बन गई? एपिडिडाइमिस। बस, दिस इज रेडी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। ये क्या है? वासा डिफरेंशिया। और ये क्या है? पी डिडाइमिस। अब इसके बाद अगर कुछ बोलेगा बनाने के लिए फिर तो वो काम आसान है। अगर मान लिया आपसे वास डिफरेंस भी पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बना देंगे हम। इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, जहां से ये ऊपर जाना शुरू होगा ऐसे लूप करके अगर बना के लेके आओगे तो ये डक्ट कौन सी होगी? वास डिफरेंस होगी, बस। ठीक है ना। तो अगर इनकेस मान लिया डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से आप डायग्राम को आराम से बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप, चलो ना अब आगे। क्या हो गया भाई यहाँ? चलो आगे। टेस्ट जो भी आगे भी कंप्लीट आप हो गया। चल,
अगला क्वेश्चन भाई, तो अगला है डायग्राम शोज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स, राइट द लोकेशन ऑन द बॉडी, नेम द सेक्रेटरी ग्लैंड वाई एंड इट्स सेक्रेशन, नेम द स्टेट जेड फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है। पहले डायग्राम तो देखना पड़ेगा तभी कुछ बता पाएंगे, कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। तो डायग्राम हमारे पास ये है। तो पहले कह रहा है भैया एक्स आइडेंटिफाई करो, तो एक्स इज एक्स रेडी है, एक्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक्स टेस्टिकुलर लोब्यूल है, नहीं दिखाई दे रहा है ये, इतना अच्छा खड़ा दिख रहा है। एक बार एनसीईआरटी डायग्राम तो देखना पड़ेगा। एक्स क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, क्या है, एक्स टेस्टिकुलर लोब्यूल है मेरे हिसाब से। आई थिंक एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेंगे। जेड तो क्या है, एपिडिडाइमिस है, और वाई क्या है, सेमिनल वेसिकल है। ये तो फिक्स है, इसमें कोई समस्या नहीं। एक्स या तो वो है, क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है। मेरे हिसाब से टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिस लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में टेस्टिस लेवल कर रखा है, हो सकता है, अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है एक्स इज टेस्टिस, ठीक है भाई, एक्स इज टेस्टिस, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन टेस्टिस के बारे में दे दिया। वाई इज सेमिनल वेसिकल, आपसे बोला था इसका सिक्रीशन बताना है, तो क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट द सिक्रीशन, कह रहा सिक्रीशन अलोंग विद द अदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्रॉम सेमिनल प्लाज्मा, या आप बोल सकते हो सिक्रेट मिल्की कलर फ्लूइड, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कलर मतलब जो एनर्जी का सोर्स की तरह काम करता है, ये भी लिख सकते हो। जेड इज एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर दी स्पर्मेटोजोआ, और ट्रांसपोर्ट भी करता है। मैंने बताया था मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कहां होता है, होता है, क्लियर है। तो अगर एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करूं तो आई थिंक यहाँ एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में डायग्राम इन्होंने बना रखा था, ये वाला डायग्राम, इसमें टेस्टिस लेबल कर रखा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल लेबल कर रखा है, तो गलत लिखा हुआ वहां पे, देखो ये दोनों डायग्राम टेस्टिकुलर लोब्यूल लेवल किए हुए, ठीक है ना। ऑल्सो करेक्ट कर, मतलब आप ध्यान रखना, यहाँ करेक्शन की जरूरत है इनको, ठीक है ना। यह क्वेश्चन क्या पूछा था, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द लोकेशन इन द बॉडी, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, सीधी सी बात है। लोकेशन क्या है, टेस्टिस के अंदर है, और क्या। टेस्टिस के अंदर, और क्या भाई, डायग्राम में जो लेवल किया वही तो बताएंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम में जो लेवल किया वही बताएंगे ना, कुछ अलग थोड़ी बताएंगे हम। ऐसे तो फिर वो कुछ भी करेगा, लोकेशन पूछ लेगा तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी सोचेंगे। चलो, ड्रॉ ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग, जो है वास्ट डिफरेंस, मतलब बनाना है डायग्राम और लेवल करना है सारा। तो आप लोग आर्टिस्ट हो ही हो, समझ गए होगे, ठीक है ना। नेम द मेल एसेसरी ग्लैंड इन द ह्यूमन एंड राइट देयर फंक्शन, तो ग्लैंड कौन कौन से हैं, सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2, और प्रोस्टेट कितना होता है, 1, और बल्ब वेसल कितना होता है, 2 होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज वगैरह होता है और म्यूकस वगैरह होगा, तो सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या होगा, कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स होंगे, जिनका फंक्शन क्या होगा, पहली बात तो प्रोवाइड करते हैं मीडियम स्पर्म को स्विम करने के लिए, स्पर्म को मैच्योरेशन के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा इट इज नेसेसरी फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि फ्रक्टोज है तो न्यूट्रिशन में मिलेगा। और इसके अलावा याद है ना, बल्ब ग्लैंड का जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेट करता है किसको, पेनिस को। तो आप क्या बोल सकते हो भैया, स्विमिंग के लिए मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म की मूवमेंट हो पाए, न्यूट्रिशन मिल रहा है और लुब्रिकेशन कर रहा है पेनिस का, ताकि वहां के एसिडिक इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज किया जा सकता हो। अगला स्टडी डायग्राम, और आपको ABCD जो भी दे रखा लेवल करना है। तो अगर हम बात करें तो जो बीच का गैप दिख रहा है ये क्या है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस लेवल नहीं कर रखा है एनसीईआरटी ने, इंटरस्टिशियल सेल लेवल कर रखा है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई ABC, तो पहले B क्या है, इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है। स्पेस तो होगा, स्पेस में ही सेल होंगी, लेकिन एनसीईआरटी ने लेवलिंग में क्या बना रखा है, इंटरस्टिशियल सेल लेवल कर रखा है इसको, ठीक है ना। उसका A की बात कर रहे हैं, और ये C तो क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, C तो क्या है, स्पर्मेटोजोआ। इस D वाले पोर्शन को अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो इस सर्टोली सेल लेवल किया हुआ है, और जो C वाला कहां है, A वाला पोर्शन है, इसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसके लिए एनसी क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो लिडिक सेल, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल दोनों क्या है, सेम है। तो एनसीईआरटी की लेवलिंग इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी की लेवलिंग, स्पर्मेटो आपको वहां दिखा और यहाँ दिखा इंटरस्टिशियल सेल और सेमिनिफेरस, वैसे इतनी सारी लेवलिंग एनसीईआरटी में की भी नहीं हुई है, ठीक है ना।
तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम देख लेना, एनसीईआरटी के डायग्राम में के हिसाब से जो बताया था मैंने वही है। क्लियर है? हाँ, प्रीफर एनसीईआरटी का डायग्राम ही करना। क्या करो? क्या फंक्शन बताना था? आइडेंटिफाई, राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड डी। ए क्या है भैया? स्पर्मेटोगोनिया सेल है, तो क्या करेंगे बताओ? स्पर्म बनाएंगे। और कौन? डी है ना, सर्टोली सेल है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए होते हैं हमेशा, ठीक है ना, तो इसको आपको पूरा करना है। क्लियर है ना? आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फटाफट चलते हैं, देखते हैं इसको। कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूं, कान पे खींच के मारूंगा लास्ट क्लास में। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द मिल्क सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड। कह रहा मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रेट होता है उसका करेक्ट पाथ क्या है? जल्दी से बताना, तो करेक्ट पाथ क्या होगा? एल्विलाई, मेमरी डक्ट, एम्पुला, मेमरी ट्यूब्यूल, लैक्टिफेरस डक्ट। आपको क्या लगता है, गलत है या सही है? गलत है। एल्विलाई के बाद एम्पुला, बिल्कुल सख्त गलत है। एल्विलाई के बाद मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। क्या होना चाहिए बताओ? इसके अलावा लैक्टिफेरस डक्ट से स्टार्ट किया तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। क्लियर है बात? ऑर्डर पता होना चाहिए। और याद रखना, इस बार टेस्ट में नंबर नहीं आए ना, सही में मैं मारूंगा बहुत, पक्का मारूंगा। भले भाग जाओगे अगले दिन से नहीं आओगे, लेकिन मारूंगा तो बहुत। हाँ, 3 चैप्टर का है, ठीक है ना? हाँ, इसलिए बता रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। द फिगर गिवन बिलो शो द सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइडेंटिफाई करना है हमें डब्ल्यू, जेड और वाई को। तो भाई साहब इतना बड़ा दिख रहा है यार, सबको दिख रहा है ना? इधर आके बीच में बैठ जाओ, सेंटर में आके बैठो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई साहब डब्लू, कह रहा डब्लू क्या है? कह रहा डब्लू एंडोमेट्रियम है। बिल्कुल एंडोमेट्रियम हो सकता है, बट देख लेते हैं। एक्स को क्या बोल रखा है इसने? अच्छा, एक्स यहां है, एक्स कह रहा है इनफंडिबुलम है, तो गलत है ना? इसके बाद अगर हम बात करें, एम्पुला यहां है एक्स में यहां एम्पुला है, 2 जगह है, सही बात है ना? अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। अगर हम जेड की बात करें तो जेड तो सबसे बाहर की कवरिंग दिख रही है, तो ये पेरीमेट्रियम होनी चाहिए। तो पेरीमेट्रियम यहां वाले पे है, तो ठीक है, पेरीमेट्रियम सही हो गया। उसके बाद वाई पे देख लेते हैं, वाई सर्विक्स हो जाएगा, क्योंकि बीच वाली तो सर्विकल कैनाल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये एम्पुला हो गया, और बी वाला तो फिर क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम, डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर बात? क्योंकि एंडोमेट्रियम इसके अंदर वाली लेयर हो जाएगी, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी इज करेक्ट। आगे कह रहा गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज 15 to 20 क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई। कह रहा 15 से 20 एल्विलाई होते हैं, सही बात है या गलत? हाँ, एल्विलाई होते हैं इन दी मेमोरी ग्लैंड, 15 से 20 ही होते हैं। द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्विलाई। कह रहा है एल्विलाई के ल्यूमेन में मिल्क स्टोर होता है, सही बात है। एल्विलाई की जो जगह होती है स्पेस, वहीं पर मिल्क स्टोर होता है। एल्विलाई ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, यानी एल्विलाई ज्वाइन करके क्या बनाती हैं? मेमोरी डक्ट बनाती हैं। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट ढूंढ रहा था ना, तो करेक्ट ढूंढना है, तो 1 और 2 हमारा करेक्ट है। तो कह रहा है एल्विलाई ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूब्यूल बनता था ना पहले, तो मेमोरी डक्ट उसके बाद बनती है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। कह रहा मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। पहले लैक्टिफेरस आता है, उसके बाद मेमोरी एम्पुला आता है, तो फोर्थ तो ये भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ढूंढना है ना, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। ये तो एक बार चेक कर लो, तो ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट, द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज 15 to cluster of cells called alveoli। एक लोब्यूल के अंदर 15 से 20 एल्विलाई होती है ना, शायद एक बार चेक करो तो। हाँ, एक लोब्यूल के अंदर होती है ना, तो गलत हो जाएगा ये। एक लोब के अंदर होती है 15 से 20, ठीक है ना? क्योंकि ये पूरा बात कर रहा है ना, कह रहा ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक लोब के अंदर 15 से 20 होते हैं, ठीक है ना?
इसका कह रहा है मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, ये भी सही है, तो यह क्या सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक लोब के अंदर होती है इसलिए वो गलत है। इसके बाद नीचे है ना, कह रहा है वेयर द फिमरी प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गिव देयर फंक्शन। कह रहा फिमरी कहां बनती है बताओ पहले, फिमरी कहां बनती है, इनफंडिबुलम के पास, कहां बनती है, इनफंडिबुलम के पास, और इनका फंक्शन क्या होता है, कलेक्ट करना ओवम को। देखो जानते हैं फिमरी प्रेजेंट एट द एज ऑफ द फनल शेप इनफंडिबुलम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और दे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम, यानी ओवम को या सेकेंडरी साइड को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है बात, यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसके चलते हम आगे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम कहां होता है, मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, और एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है। फंक्शन बताओ एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंज में जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो कहां होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं। दूसरी बात, मायोमेट्रियम जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फीटस। एंडोमेट्रियम का एक और फंक्शन क्या, डिलीवरी ऑफ क्या नाम है, प्रेगनेंसी जो होती है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहां होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। क्लियर है बात। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला आता है why it is considered that the presence or absence of hymen is not indicative of virginity, because hymen जो है can break due to physical activity। कह रहा hymen membrane that partially cover the vagina, the hymen get torn during the first coitus, but it can also torn by the active participation in the sports like horse riding, cycling वगैरह वगैरह। इस वजह से इसको करेक्ट साइन हम नहीं मान सकते। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन द ह्यूमन फीमेल। मतलब अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताना है। इनफंडिबुलम होता है, ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके बाद फिमरी होते हैं, फिमरी हेल्प करते हैं इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम, ठीक है ना, ये बता दिया। फिर अगला पार्ट क्या आता है, एम्पुला आता है। एम्पुला जो होगा वो उस पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो पहला फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया कि 10 से 12 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब होती है। और अगर फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स की बात करोगे, अच्छा ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, यूट्रस से लेकर के ओवरी तक एक्सटेंड करती है। और ओविडक्ट अगर हम बात करें इसमें अलग अलग पार्ट में, देखो इनफंडिबुलम बताया है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिमरी बोलते हैं। उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद वाइडर पार्ट आता है जिसे एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद क्या आता है, स्टमक, लास्ट पार्ट जो यूट्रस से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्लियर बात, ये नैरो पोर्शन होता है एज कम्पेयर टू एम्पुला। क्लियर। तो फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हो गया। इसके बाद बात करते हैं मेंशन द नेम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंशन द नेम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ यूट्रस। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम का भी फंक्शन बता के आ रहा हूं पीछे। पेरीमेट्रियम जगह क्या है, आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और कुछ क्लियर है। बाकी दो के फंक्शन आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। आउटर मोस्ट कवरिंग है, थिन मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर होती है। क्लियर है बात ना, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें द डायग्राम, ये क्या है, ओवरी, फिमरी, और ये क्या है, एम्पुला। क्लियर है बात। फंक्शन ही पूछा, नेम द गैमेट सेल दैट वुड प्रेजेंट इन एक्स। तो कौन सी गैमेट प्रेजेंट होगी, एग सेल, ओवम। कर इफ टेकन फ्रॉम द न्यूबॉर्न, इफ टेकन फ्रॉम ए न्यूबॉर्न बेबी। अच्छा, मतलब कह रहा है अगर हमने ये ओवरी न्यूबॉर्न बेबी का देखा हो तो उसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होंगे। कौन से फॉलिकल प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होंगे। वैसे अभी ये पढ़ा नहीं है, बट आप लोग एक बार पढ़ ही चुके हो तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि न्यूबॉर्न के अंदर कौन से फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होंगे सारे के सारे। कह रहा है नेम वाई एंड राइट इट्स फंक्शन। वाई कहां है भाई, फिमरी, कलेक्शन ऑफ होम। जेड, जेड एम्पुला है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहां गया भैया, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल। लेबल, तो डायग्राम बना करके लेबलिंग कर सकते हो आराम से। उसका फिर से आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आप लोग खुद कर सकते हो। हाँ क्या, ठीक है। उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो खुद। क्लियर बात, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो हम अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है, गैमेटोजेनेसिस। तो चलें शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। किस चीज को भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब मैं बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको लिखवाया हुआ ऑलरेडी। तो सिंपल शब्दों में गैमेट की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है।
अब गैमेटोजेनेसिस दो तरीके की होती है, अगर मेल के अंदर हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर तो oogenesis बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। कौन सी जेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बोलूं तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेरे पास एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा और बहुत सारी और स्पर्मेटोगोनिया सेल बनेंगे। क्या होता रहेगा? माइटोसिस और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल बनेंगी। दिस स्टेज इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सी फेज? मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं इसको। यानी यहां पर मल्टीप्लाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? मल्टीप्लाई कर रही हैं। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो ग्रो कर जाते हैं साइज में, जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड 2n होता है। इसमें मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने के बाद कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल बनती हैं। और मियोसिस 1 होती है, तो मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है। कौन सी मियोसिस हुई है? मियोसिस 1, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। और इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। फिर इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस 2 होगा और क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड बनेंगे। क्लियर है बात? अब सुनना, स्पर्मेटिड आगे चलिए क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे, नहीं स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। तो ये आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। और स्पर्मेटोजोआ टोटल 4 बनेंगे एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से। ठीक है ना? कितने बनते हैं? 4 बनते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से। तो अगर हम बात करें तो यहां तक की बात हमें समझ आई। यहां पर जो पूरा स्पर्म फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब जब स्पर्म बन जाएगा ना तो स्पर्म रेडी होने के बाद कहां चला जाता है? एम्बीड हो जाएगा इन सर्टोली सेल। या सर्टोली सेल के अंदर ये धस जाता है और वहीं से न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा होता है। तो जब यह स्पर्म सर्टोली सेल से क्या होगा? रिलीज होगा। तो रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल, या आप बोल दो सीधा से ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना? तो जब यहां से रिलीज होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं। अगर हम बात करते हैं इसके हार्मोनल कंट्रोल की, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आता है उसका नाम क्या है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके काम कहां करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। कौन सी पिट्यूटरी पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये एक्ट करेगा तो यहां से 2 हार्मोन निकलेगा, LH, जिसको हम प्यार से ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH काम कहां करेगा? लिडिक सेल के ऊपर। और ये क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। और जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। ठीक है ना? ये काम कहां करता है? सर्टोली सेल के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इससे कुछ निकलते हैं सम फैक्टर। वैसे तो मैंने बता रखे हैं सम फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इनहिबिन और क्या होता है? एक होता है इनहिबिन और एक होता है ABP, बोलो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, या ABH एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन।
एबीपी क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो कंसंट्रेट करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़िया से हो पाए, और इनहिबिन अगर कभी ज्यादा लेवल बन गया है तो उसको नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि प्रोडक्शन को क्या किया जाए, कम किया जाए, इसलिए। ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम, कुछ क्लियर है, चले। याद रहो, तो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात शक्ल याद रखनी है। दिख रहे हैं ये जो, इनका नाम क्या है, स्पर्मेटोजोआ एस्पर्म है। उसका ये भाई साहब जो पहले दिख रहे हैं इनका नाम स्पर्मेटिड है, उससे पहले वालों का स्पर्मेटोजोआ है। देखो बहुत ऊपर नीचे लेवलिंग है, तो इसलिए लेवलिंग की पोजीशन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कौन सी चीज कहाँ लेवल की हुई है उसी हिसाब से नाम रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिख रहा है ये वाली सेल, और लेवलिंग देखो ध्यान से, यहाँ शक्ल याद रखना। इसके जस्ट ऊपर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके नीचे क्या है, सर्टोली सेल, यानी पहले सर्टोली सेल लेवलिंग में आता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है, फिर स्पर्मेटिड आता है, फिर स्पर्मेटोजोआ। मतलब बिल्कुल बढ़िया ऑर्डर में लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया सेल सबसे नीचे। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो अस्पर्म की शक्ल की बात करते हैं। सबसे पहले बाहर की लेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसमें हेड होता है, बीच का नेक होगी छोटी सी, और फिर बीच में क्या आएगा, मिडिल पीस आएगा और टेल आएगी, ये पोर्शन होते हैं। अगर हम अस्पर्म के अंदर बात करें तो अस्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है हेड के अंदर, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भैया, क्रोमोसोम होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, और वही जो है इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अगली जनरेशन में पास ऑन होगी। इसके हेड पर है एक्रोसोम, और एक्रोसोम क्या बनाता है, सम एंजाइम्स। क्या बनाएगा, सम एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में। किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आई होप क्लियर है। नेक में ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बताया था सेंट्रियोल मिलता है, तो उन सेंट्रियोल का नाम हम मेंशन नहीं किया हुआ तो नहीं याद रहेगा, चलेगा। मिडिल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्या होगी, इसे लिखा तो है माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी का सोर्स होती है। टेल हेल्प करती है मूवमेंट में, फिलामेंटस होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट टेल ही है। ठीक है ना, क्लियर है बात। अगर हम बात करें एक्रोसोम, एक बार अगर याद रखना चाहो तो मॉडिफाई होता है किससे, जो आपका गोल्जी बॉडी होता है उसके मॉडिफिकेशन से बना होता है। क्लियर है बात यहां तक। अब अगर हम बात करें तो एक सिंगल इजैकुलेशन में, सिंगल इजैकुलेशन के अंदर कितने मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए इनका। क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज। और इस जो 60% है ना, इसका 40% विगरस मोटिलिटी, यानी बहुत तेज से मूव करना चाहिए। ठीक है ना, यानी तेजी से ये मूव करें तभी नॉर्मल फर्टिलिटी हो सकती है। क्लियर है बात यहां तक, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लैंड थे कौन कौन से, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल। तीनों से जो भी सिक्रीशन निकलता है उसको मिला के क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म को मिला देते क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। तो क्या स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट एंड एसेंशियल फॉर मैचुरेशन। यानी किसके लिए जरूरी है सिक्रीशन इनका, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए जरूरी होता है। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। ठीक है ना। और फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है बात ना। तो यहां तक की बात हो गई, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया खत्म। अब चलते हैं कहां पर, oogenesis पे। कहां चलते हैं, oogenesis में। oogenesis को ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, चीजों को आराम से एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं oogenesis, यानी से वो जो है क्या नाम है, ओवम की फॉर्मेशन कैसे होती है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान समझना, सबसे पहले क्या था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट, उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है। और oogenesis जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होती है, अलग होती है। बहुत सारे डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे, एंड में हम डिफरेंस देख भी लेंगे।
तो सबसे पहले क्या रहा है, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उससे पहले स्टार्ट नहीं थी, ठीक है ना। ये कब स्टार्ट हुई है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हुई है, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल यानी उगोनिया आर फॉर्म्ड, यानी जब ये स्टार्ट होती है, यानी बिगिनिंग में, कब, बिफोर बर्थ यानी प्रेगनेंसी के समय ही बच्चे की बॉडी में कितने उगोनिया सेल बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ उगोनिया सेल बन जाते हैं। ये जो मिलियंस ऑफ उगोनिया सेल हैं विद इन ईच ऑफ द फीटल ओवरी, हर एक फीटल ओवरी के अंदर मिलियंस में बने हैं। कह रहे हैं नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद ना तो कोई उगोनिया बनते हैं और ना नए, मतलब नए उगोनिया बाद में फॉर्मेशन नहीं होती। सिंपल शब्दों में जो उगोनिया बनने थे वो बर्थ के पहले ही बन चुके हैं। कह रहा है दी सेल स्टार्ट डिवीजन, ये सेल स्टार्ट करेंगे डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दिस स्टेज। ध्यान से समझना, सबसे पहले ये उगोनिया सेल हैं जो कि कितने होंगी, मिलियंस में होंगी। कितनी होंगी, मिलियंस में होंगी बिफोर बर्थ। ये उगोनिया सेल स्टार्टिंग में आपको पता है मल्टीप्लाई करके, इनको जितने भी मिलियंस बनाने थे वो स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई करके मिलियंस में बना लेंगे। ये सब के सब क्या है, उगोनिया है। तो मान लिया हर एक ओवरी के अंदर ये मिलियंस ऑफ उगोनिया मौजूद हैं। इन उगोनिया सेल के अंदर क्या शुरू होगा, मतलब ग्रोथ होगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद क्या शुरू होगा, मियोसिस 1 शुरू होगा। मियोसिस 1 में जब ये प्रोफेज 1 में पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, प्रोफेज 1 के अंदर, तो भाई डिवीजन क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। यानी मेरे पास एक ऐसी सेल है जिसका डिवीजन अरेस्टेड है। मान लिया ये सेल है जो डिवीजन में एंटर की थी लेकिन वही डिवीजन में रुकी हुई है, अरेस्टेड। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं। अब मेरी बात सुनो, क्या रहा है, ये जो अरेस्टेड सेल है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। मतलब जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता तो आप सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, बट अभी इसका नाम क्या है, प्राइमरी oocyte नाम है। तो ये तो बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वैसे ही क्या है, प्राइमरी oocyte है। और ये प्राइमरी oocyte कहां अरेस्ट है, प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्टेड है। अब सुना ध्यान से, आगे क्या कह रहे हैं, ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। मतलब ये जो प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड है प्रोफेज 1 के अंदर, इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाएगी सेल की, ग्रैनुलोसा सेल्स की। किसकी लेयर आएगी, ग्रैनुलोसा सेल की एक चारों तरफ लेयर आ जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर का नाम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या रहा है, एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो आपको समझ में आया प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना है, ठीक। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि हाँ सारी चीजें कनेक्ट कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। तो क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल बना। अब क्या रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा ओवरी के अंदर। बच्चे का मतलब डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे का जन्म हो जाएगा, कई सारे फॉलिकल्स मिलियंस में होंगे, बहुत सारे फॉलिकल डिस्ट्रॉय होते हैं और प्यूबर्टी की एज पहुंचते पहुंचते कितने फॉलिकल्स बनते हैं, वैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं, 60,000 से 80,000। कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी बर्थ से प्यूबर्टी तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयरफॉर एट द प्यूबर्टी कितने, 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बचेंगे। मिलियंस में थे ना स्टार्टिंग में, तो मिलियंस में अगर उगोनिया थी तो मिलियंस में प्राइमरी oocyte होंगे, और मिलियंस में प्राइमरी oocyte है तो मिलियंस में क्या बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल भी बनेंगे। बट वो मिलियंस रहे नहीं, कितने बचे हैं, 60 से 80,000 बचे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इस बीच में यानी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक सब कुछ अरेस्टेड था, कहां पर, प्रोफेज 1 के अंदर। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये डिसकंटीन्यूअस मैनर में हो रही है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्टिन्यूअसली चल रही थी, वहां कोई स्टॉपेज नहीं था। प्राइमरी फॉलिकल are left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and new theca are called secondary follicle. मतलब जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये थोड़ा ग्रो करेंगे, ग्रो करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो, अरे क्या बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। बाहर जैसे एक लेयर और ग्रेनुलोसा सेल की आ गई, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करके क्या बनाएगा, टर्सरी फॉलिकल बनाएगा। क्या बनाएगा, टर्सरी फॉलिकल। जैसे मैं अगर अगले पेज पे चलूं तो मेरे पास लेट से ये सेकेंडरी फॉलिकल है, तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा, टर्सरी बनेगा। ये क्या है, सेकेंडरी। इसमें और लेयर आ जाएंगी, लेकिन एक अच्छी बात ये कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या मिलती है, एक कैविटी देखने को मिलती है। क्या मिलती है, कैविटी। तो ये जो कैविटी आपको दिख रही है ना बीच में, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको हम, एंट्रम बोलते हैं, यानी फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगी, एंट्रम। तो ध्यान से देखना फिर से, कह रहा है सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी में।
विच कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात ये कि सर इसके अंदर ये जो सेल मौजूद है, अगर मैं इसका कलर थोड़ा बदल दूं, ये लाल कलर वाले जो सेल मौजूद है, ये सेल अभी भी क्या है, प्राइमरी ओसाइट ही है, और ये अरेस्टेड कहां है, प्रोफेज 1 के अंदर ही अरेस्टेड है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अब क्या कह रहा है, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। क्या रहा है, पहले तो ग्रेनुलोसा सेल थी, अब यहां लेयर्स और भी बन जाएंगी, एक अंदर वाली लेयर होगी थीका इंटरना होगी, और उसके बाहर एक लेयर होगी जिसे क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना, यानी थीका इंटरना और एक्सटर्ना बन जाएंगे। मैंने ग्रेनुलोसा सेल का मतलब ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बना रखा है, थीका इंटरना एक्सटर्ना लेबल कर रखा है। क्लियर बात। तो सिंपल शब्दों में बाहर थीका एक्सटर्ना, फिर इंटरना, उसका ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर मिलेंगे। ये सब टर्सरी फॉलिकल के अंदर हो रहा है। टर्सरी फॉलिकल ग्रो करके क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। आगे और सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट एट दिस स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division। यानी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन था, प्राइमरी oocyte था, लेकिन जब टर्सरी फॉलिकल बनेगा तो कौन सा oocyte बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। यहां प्राइमरी लेवल कर दिया था क्या, ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। कौन सा oocyte बन जाएगा, सेकेंडरी। यहां पर जो था ये कौन सा था, प्राइमरी oocyte। यानी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था, लेकिन टर्सरी फॉलिकल बनते बनते क्या बन जाता है, वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अब ये टर्सरी फॉलिकल ग्रो करके क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। तो कह रहा है इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन लार्ज हैप्लॉइड सेल, एक बड़ी सी हैप्लॉइड सेल बनेगी जिसे हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, और जो दूसरी छोटी सी सेल बनेगी उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे की बातें देखें एनसीईआरटी की, तो देखना ध्यान से, तो क्या कह रहा है, द सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब जब प्राइमरी oocyte डिवाइड किया था तो डिवीजन अनइक्वल होता है, एक छोटी सेल बनती है उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी, और जो दूसरी सेल बनती है उसे सेकेंडरी oocyte। तो कह रहा है सेकेंडरी oocyte के पास सारा का सारा न्यूट्रिएंट होता है ज्यादातर, क्योंकि आगे चल करके उसे सारी एक्टिविटीज जो भी हैं वो एग के अंदर होने वाली हैं, सब कुछ वही करने वाला है, इसलिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसको, ताकि आगे की सारी डेवलपमेंट में क्या मिले, हेल्प मिल पाए, इसलिए सारा का सारा साइटोप्लाज्म इसी के बाद जाता है। कह रहा डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर या डिजेनरेट। कह रहा जो पहली पोलर वाला पॉइंट सेकेंडरी बल्क वाला, भाई साहब ये मेरे पास एक सेल थी, मैं कह रहा हूं ये डिवाइड करके दो सेल बनी, एक सेल बड़ी बनी एक सेल छोटी, तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म, सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया, सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ इसी के पास चला गया है। तो वही कह रहा है बल्क ऑफ द सब्सटेंस कहां, सेकेंडरी के पास है, पोलर के पास कुछ नहीं मिला। फिर कह रहा है जो पोलर बना है क्या ये आगे फिर से डिवाइड करता है कि नहीं करता है, कह रहा है इसके बारे में हमारे पास एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। ठीक है ना। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इन टर्सरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। इसमें क्या डिफरेंस होगा, अगर मैं टर्सरी फॉलिकल की बात करूं तो क्या क्या था सर, बाहर थीका इंटरना एक्सटर्ना था, अंदर ग्रेनुलोसा सेल थी, एंट्रम था, और सेकेंडरी oocyte था। सही बात है ना। सेकेंडरी oocyte के किनारे किनारे पर जोना पेलोसिडा नाम की लेयर आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिडा, यानी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जोना पेलोसिडा नाम की लेयर आ जाएगी। सराउंडिंग इट द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रैप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, बस्ट करेगा, और वो बस्ट करके क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte को ओवरी से बाहर रिलीज कर देगा। वो कहां जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो यहां साथ साथ में हमने फॉलिक्यूलोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस समझा। यहां पर देखो ध्यान से, ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये टर्सरी फॉलिकल बना, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना, ये बस्ट हुआ तो ओवम रिलीज हो गया। अब बस्ट होने के बाद जब ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पोर्शन बचा वो क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। तो हो सकता है कॉर्पस ल्यूटियम मौजूद रहे, वो क्या बनाए, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाए। अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये मेंटेन रहेगा, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कुछ समय के बाद ये डिजेनरेट कर जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम समझेंगे उसको। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम oogenesis की बात करें तो पहले मिलियंस ऑफ ओगोनिया बने वर्ष से पहले। वो हाँ ओगोनिया जो थे उन्होंने क्या किया, डिवीजन स्टार्ट किया और से बनाया प्राइमरी oocyte। लेकिन प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया था, प्राइमरी oocyte जो डिवीजन में गया था वो अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 के अंदर।
फिर उसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ गई थी जिसे हमने प्राइमरी फॉलिकल नाम दे दिया था, और ये फॉलिकल प्रेजेंट थे कहां पर, ओवरीज के अंदर। इसके बाद फर्दर कोई डिवीजन वगैरह नहीं होता, जो है वो स्टार्टिंग से है, बाद में कोई नया एडिशन नहीं होता है। उसमें बहुत सारे फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्यूबर्टी तक 60 से 80,000 बचते हैं। उसके बाद जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो उनमें से कुछ फॉलिकल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और उसके बाहर और लेयर आएंगी, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे, और लेयर ऐड करते जाएंगे, थीका, एक्सटर्ना, इंटरना, टर्सरी फॉलिकल बनाएंगे। जब सेकेंडरी से टर्सरी बनता है तो अंदर जो प्राइमरी ओसाइट था वो अपना डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी ओसाइट बना देता है। और टर्सरी के अंदर एक स्पेशल चीज क्या है, खाली जगह मिलेगी, एंड्रम बोलते हैं। और टर्सरी जब मैच्योर होकर ग्राफियन बनाता है तो जोना पेलुसिना नाम की लेयर आ जाएगी सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड में। फिर ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर जाता है, और बस्ट करने के बाद क्या करेगा, वो सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगा, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पोर्शन था उससे क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे चल करके अगर नीडेड है तो प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। क्लियर बात। तो यहां तक हमने क्या की, गैमेटोजेनेसिस भी खत्म कर ली है। अब अगली क्लास में, ल्यूटियम येलो कलर का होता है। हाँ, अगर वो प्रेगनेंसी हो गई तो वो आगे और कॉर्पस में रहता है। हाँ, और अगर नहीं हुई तो फिर वो तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट। हाँ, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया, बाकी अब बातें अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में पहले फिर से क्वेश्चन करेंगे गैमेटोजेनेसिस के, उसके बाद आगे चीजें करेंगे।